मूवी के स्टार्ट पे हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि माइक, जिल, ब्रैड और सैरा होते हैं और वो सभी किसी लाइव कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं। वो लोग ट्रिप को काफी इंजॉय करते हैं और रास्ते के बीच उन्हें एक कैफे नजर आता है और वो सभी फ्रेश होने के लिए कैफे के अंदर जाते हैं। उसी कैफे में हम 2 भाई को देखते हैं जिनमें से एक का नाम फ्रैंक होता है। खैर कैफे में आते ही उन्हें काउंटर पर एक लेडी दिखाई देती है। तब जिल उसे अपना फोन दिखाकर कॉन्सर्ट के लिए शॉर्टकट रास्ते का पूछती है। अभी वो लेडी उन्हें बता ही रही होती है कि इसी बीच वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि उन लोगों को रास्ता बताने के बहाने सैरा को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है। ये बात ब्रैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में उस आदमी को दूर रहने का कहता है और इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और वो उस आदमी को जाने का कहता है और उन्हें शॉर्टकट बता देता है। इसके बाद वो सब अपनी कार में बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते के बीच में जिल को याद आता है कि वो अपना फोन उसी कैफे में भूल गई है। तब माइक उसे कहता है कि वो दोबारा से चेक करे, लेकिन वो फोन कहीं भी नहीं होता है। इसके बाद ब्रैड उसे कहता है कि उन्हें जिल के नंबर पर कॉल करके बात करनी चाहिए। अगर फोन कैफे में हुआ तो हम वापस जाकर ले आएंगे। ये सुनकर सैरा अपने फोन से जिल के नंबर पर कॉल करती है और कॉल एक आदमी पिक करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं कैफे का स्टाफ हूँ और फोन मेरे पास है। इसके बाद वो सैरा से उसकी लोकेशन पूछता है। तब सैरा माइक से पूछकर लोकेशन बता देती है। जिसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि तुम सब मेरे घर के पास ही हो, मैं अभी एक काम से घर आया हूँ, तो क्यों ना आप लोग मेरे घर आकर फोन को ले लो। इसके बाद वो आदमी सैरा को अपने घर का लोकेशन भेजता है। ये सुनकर सैरा अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है और वो लोग गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। अब कुछ दूर के सफर के बाद वो सब एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस आदमी का घर होता है। अब टाउन के अंदर आकर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि घर आखिर है कहाँ पर। तो सब बाहर आते हैं और सैरा दोबारा से उसी आदमी के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तभी सैरा नोटिस करती है कि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं होता है। ये सुनकर माइक और ब्रैड दोनों अपना अपना फोन चेक करते हैं पर उनके भी फोन में सिग्नल नहीं होता है। इसके बाद वो सब उस आदमी के एड्रेस को ढूंढने लगते हैं और उस टाउन को एक्सप्लोर करते वक्त वो सब नोटिस करते हैं कि वो टाउन बिल्कुल ही सुनसान होता है, मतलब कि उनके अलावा उस टाउन में कोई भी नहीं होता है। खैर अब काफी ढूंढने के बाद जब उन्हें एड्रेस नहीं मिलता है तो वो सब थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और उस आदमी का वेट करने लगते हैं और वेट करते करते रात हो जाती है। जिसके बाद वो सब उस टाउन से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन गाड़ी के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो लोग गाड़ी को चेक करके ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसी बीच उन्हें सामने एक आदमी नजर आता है। ये देखकर माइक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी माइक को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब ये बेचारे तो उस जगह पर फंस चुके थे क्योंकि ना ही उनकी गाड़ी ठीक थी और ना ही उनके फोन में सिग्नल था। इसी बीच जिल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि काफी हेल्दी और जाइंट होता है और उसने क्लाउन का मास्क पहना होता है और वो काफी क्रीपी वे में जिल को देख ही रहा होता है। ये देखकर जिल डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और जिल के साथ हादसा होते होते बच जाता है। उस गाड़ी में वही 2 भाई होते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में रेस्टोरेंट में देखा था। वो इन सब वाकये से जिल पर गुस्सा करने लगते हैं। तब जिल उन सबको बताती है कि मैंने इस जगह पर एक क्लाउन को देखा था जो कि काफी अजीब था। तब माइक उसे समझाते हुए कहता है कि देखो वहाँ तो कोई भी नहीं है। इसी बीच उन दोनों भाई में से एक भाई जिसका नाम फ्रैंक होता है वो अपने फोन की सिग्नल चेक कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी में से एक अजीब सा क्लाउन निकलकर फ्रैंक को मारने लगता है। अभी ये सब कुछ सोच और समझ पाते कि एक और क्लाउन आकर फ्रैंक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला देता है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर वही क्लाउन आ जाता है जो कि जिल को क्रीपी वे से देख रहा था और वो सब मिलकर अब उन चारों का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और वो सब भागते हुए एक बस के अंदर छुप जाते हैं और उस क्लाउन से बचने की कोशिश करते हैं और जैसे ही क्लाउन वहाँ से चला जाता है तो वो सब बाहर आते हैं। इसी बीच माइक को अपने सामने एक ट्रेलर दिखाई देता है और वो फ्रैंक के भाई को लेकर उस ट्रेलर को चेक करने के लिए जाता है और मौका देखकर वो दोनों उन सब को उस ट्रेलर में बुलाने का इशारा करते हैं। इधर वो तीनों जब ट्रेलर की तरफ जा रहे होते तो उनमें से एक क्लाउन चुपके से जिल को पकड़ लेता है। ब्रैड और सैरा उस ट्रेलर के पास पहुंच जाते और नोटिस करते कि जिल अभी तक नहीं आई होती है। ये देखकर माइक उसी जगह पर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उनके सामने एक क्लाउन आ जाता है और ये देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो सब किसी बिल्डिंग के अंदर छुप जाते, लेकिन वो क्लाउन उनका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर भी आ जाता है।
लेकिन वो क्लाउन उनका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर भी आ जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक का भाई सबसे पीछे होता है। ये देखकर एक क्लाउन उसे पकड़ लेता है और बाथरूम में लॉक करके वो क्लाउन उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। इधर वो तीनों भाग रहे होते कि तभी उनके सामने एक और क्लाउन आ जाता है। ये देखकर वो सब दूसरी तरफ भागते हैं, जिनमें से ब्रैड और सारा तो सेफ जगह पर होते, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें एक क्लाउन नजर आ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो दोनों टेरेस पर जाते हैं। लेकिन वो क्लाउन उनका पीछा करते हुए टेरेस पर भी आ जाता है और सारा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता कि तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है और काफी फाइट करने के बाद वो उसी के हथियार से बड़ी बेरहमी से उसे जान से मार देता है। सारा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इधर ब्रैड जब उस क्लाउन का पॉकेट चेक करता है तो उसे वहाँ पर जिल का फोन मिलता है जो वो कैफे में भूल गई थी। तभी वो देखता है उस क्लाउन के हाथ पर एक अजीब सा टैटू होता है और वो समझ जाता है कि ये सभी क्लाउन उसी कैफे में काम करते हैं और उन सब ने प्लान करके जिल और उसके दोस्तों को यहाँ पर बुलाया था। इधर हम जिल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है और उसे एक लेडी क्लाउन ने बांध कर रखा होता है। दूसरी तरफ ब्रैड और सारा माइक के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच उन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है जो कि फ्रैंक की होती है। ये देखकर वो सब उस गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। ब्रैड उन्हें कहता है कि हमें पास के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी से हेल्प लेनी होगी, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उन्हें अपने गाड़ी के सामने कोई खड़ा हुआ नजर आता है। ये देखकर ब्रैड बाहर चेक करने के लिए आता है जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि उसके सामने वही क्लाउन होता है। ब्रैड ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और इतने में ही वहाँ पर और भी क्लाउन्स आ जाते जो कि उन्हें घेर लेते हैं। माइक और सारा मौका देखकर वहाँ से भाग जाते और ब्रैड भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। भागते भागते उसे एक घर नजर आता है और वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर आने पर ब्रैड की मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम ओलिविया होता है। तब ब्रैड ओलिविया से फोन मांगता है ताकि वो हेल्प बुला सके, लेकिन ओलिविया उसे कहती है कि मुझे तो फोन की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। ब्रैड उस लेडी से उसके बेटे के बारे में पूछता है तो वो लेडी उसे बताती है कि मेरा बेटा जल्दी आने वाला होगा और वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। इसी बीच ब्रैड वहाँ पर रखे एक फैमिली पिक्चर को देखता है और वो ओलिविया से उसके बारे में पूछता है, जिस पर अब कहानी पास्ट में जाती है और स्टोरी 15 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम एक बेबी सिटर को देखते हैं जो 2 बच्चों को स्टोरी सुना रही थी। दरअसल उन बच्चों की मदर मेंटली स्टेबल नहीं थी और उसका ट्रीटमेंट मेंटल असाइलम में चल रहा था और बच्चों के फादर काम की वजह से अक्सर आउट ऑफ टाउन रहा करते थे और इसी वजह से बेबी सिटर उनका ख्याल रख रही थी। खैर स्टोरी सुनने के बाद वो बच्चे सोने के लिए चले जाते और बेबी सिटर अपने कामों में लग जाती है। इसी बीच बेबी सिटर के पास किसी की कॉल आती है। बेबी सिटर जब कॉल को पिक करती है तो दूसरी तरफ पुलिस होती है। वो उसे बताती है कि उन बच्चों की मदर असाइलम से भाग चुकी है और साथ ही उसने अपने हस्बैंड को भी जान से मार दिया है और आप भी अपना बहुत ख्याल रखना। अब फोन रखने के बाद बेबी सिटर डरी हुई होती है। तभी बेबी सिटर के सामने वही बच्चा क्लाउन की ड्रेस में आ जाता है। बेबी सिटर ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये क्या पहना हुआ है, लेकिन वो बच्चा उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही ऊपर भागकर चला जाता है। तब बेबी सिटर उसके पीछे पीछे जाती है और जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है तो उस पर उन बच्चों की पागल माँ चाकू से कई बार स्टैब करके जान से मार देती है। ये देखकर उस पागल औरत के बच्चे हंस रहे होते हैं और ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि वही क्लाउन होते हैं जो कि अब बड़े हो चुके थे और वो पागल औरत कोई और नहीं बल्कि ओलिविया खुद होती है। ओलिविया ब्रैड को बताती है कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह ही पागल थे और उन्हें भी मेरी तरह किसी को मारकर सुकून और खुशी मिलती थी और बड़े होकर ओलिविया के बच्चे टाउन में रहने वाले आसपास के लोगों को मार दिया करते थे और धीरे धीरे वो पागल फैमिली और भी लोगों की जान लेने लगी। इस खौफ से टाउन में रहने वाले लोग वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए। अब ओलिविया की बात खत्म ही हुई थी कि तभी ब्रैड को बाहर से किसी की आवाज आती है जो कि ओलिविया का बेटा होता है। ये देखकर ब्रैड वहाँ से भाग जाता है। इधर सारा और माइक भी भागते हुए एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर उन्हें एक ट्रक नजर आता है और वो ट्रक वही खूनी क्लाउन्स चला रहे थे और जब वो क्लाउन्स ट्रक से बाहर निकल कर चले जाते हैं तो माइक और सारा दोनों उस ट्रक की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग उस ट्रक में बैठकर भाग सके, लेकिन बदकिस्मती से वो क्लाउन्स उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। इधर हम जिल को देखते हैं जो कि रो रही थी और उसके पास में माइक और सारा को भी बांध दिया गया था। माइक खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि माइक को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो ऑफिसर जिल के पास जाता है और ये ऑफिसर वही होता है जिसने कैफे में उन्हें शॉर्टकट रास्ता बताया था। वो ऑफिसर उन क्लाउन के साथ मिला होता है और इसी वजह से क्लाउन आज तक पुलिस से बचते हुए आ रहे थे। वो ऑफिसर जिल को अपने साथ ले जाने लगता है
लेकिन जिल बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिस पर क्लाउन जिल को एक भारी हथियार से अटैक करके जान से मार देता है। जिल को मरा हुआ देखकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जिल का फायदा उठाना चाहता था और इसी गुस्से में आकर वो क्लाउन को गाली देने लगता है, उसे बुरा भला कहने लगता है। ये सुनकर ओलिविया के बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिसर को चाकू से स्टैब करके जान से मार देता है। अभी वो क्लाउन ऑफिसर के पास होता है, तभी पीछे से ब्रैड मौके का फायदा उठाकर सैरा और माइक को आजाद करता है। तभी बाकी के क्लाउन्स भी आ जाते। ये देखकर सैरा और ब्रैड तो भाग जाते, लेकिन पीछे माइक उन क्लाउन से फाइट करने लगता है, जिनमें से एक क्लाउन को वो मार भी देता है, लेकिन बाकी के क्लाउन्स मिलकर माइक को इतना मारते हैं कि वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रैड और सैरा भागते भागते उन क्लाउन्स के ट्रक तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं कि तभी ओलिविया का बेटा ब्रैड को पकड़ लेता है और उधर एक जाइंट क्लाउन सैरा को पकड़ लेता है। तब पीछे से माइक आकर जायंट वाले क्लाउन को मार देता है, लेकिन ओलिविया का बेटा अभी भी ब्रैड को नहीं छोड़ रहा था। काफी फाइट के बाद ब्रैड ओलिविया के बेटे पर अटैक कर देता है। इधर माइक भी उस जायंट क्लाउन से काफी फाइट करता है और आखिर में वो उसे ट्रक के अंदर डालकर ट्रक का लीवर खींच देता है और यहाँ काफी ब्लड लॉस होने के बाद माइक की भी जान चली जाती है, क्योंकि वो पहले से ही जख्मी था। इधर वो जायंट क्लाउन भी पिसकर मारा जाता है। क्लाउन की आवाज सुनकर ब्रैड को लगता है कि उन क्लाउन्स ने माइक को मार दिया है और वो गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम सैरा और ब्रैड को देखते हैं, जो कि बच गए थे और वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि ओलिविया के बच्चे अभी भी जिंदा होते हैं। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।